हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। दोस्तों, कुल मिलाकर आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा का नोट्स का क्लास है। आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और आप लोग अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका यहाँ से 50 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं। यह आपका 2 घंटे का पेपर हो जाता है। जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि हर किसी का नोट्स बने और ये नोट्स आपके एग्जाम में, आपके टेस्ट क्लास में कहीं ना कहीं बहुत ही काम आने वाला है। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा गया है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। यहाँ पे आपको दिख रहा है जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। जहाँ पर भी आपके शिक्षा से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, आपको इस लाइन को लिखना होगा, जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। नेक्स्ट यहाँ पूछेगा आपसे कि दो मुखी प्रतिपादन किसने किया। ओके दोस्तों, शिक्षा दो मुखी होती है, इसका प्रतिपादन किसने किया। तो आपको लिखना होगा एम्स और रॉस महोदय ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यह शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में होता है। दो मुखी प्रक्रिया किसके बीच में होता है? शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके हैं कि त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बताया। त्रिमुखी और दो मुखी से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बताया? आपके हो जाएंगे डीवी महोदय जी। यह आपका शिक्षक, बालक और पाठकर तीनों में होता है। ठीक है, आपका दुमुखी जो होगा आपका शिक्षक और विद्यार्थी में होगा, और त्रिमुखी आपका शिक्षक, बालक और पाठकर में, इन तीनों में हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य के बारे में आपसे पूछेगा, तो आपको दोस्तों इतना सारा नहीं लिखना है। ठीक है, आप इनमें से कोई 10, बस तो केवल, ठीक है, आपको 10 नंबर तक ही लिखना है। जो भी आपको ठीक लगेगा, जो भी आपको इजी लगे, आप उसको नोट करके, याद करके शिक्षा के उद्देश्य के बारे में आप लिखकर आ सकते हो। ठीक है, चलिए, यहाँ पहला आपका है शिक्षा के समान उद्देश्य, चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य, ज्ञान संबंधित उद्देश्य, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, संतुलित विकास का उद्देश्य, पूर्णतामय जीवन का उद्देश्य, नागरिकता का उद्देश्य और समायोजन का उद्देश्य। यहाँ पे आपको 3 और मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, आप इन सबको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप 1-2 बार पढ़ोगे, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं, पूछेगा आपसे एग्जाम में। शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं, आपको क्या लिखना होगा? आपको लिखना होगा कि शिक्षा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। दोस्तों, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। और आप ये भी लिखोगे कि अनौपचारिक तथा औपचारिक शिक्षा का संबंध को देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी हैं। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा ये आपके दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछेगा आपसे कि ये भी आप नोट कर लीजिएगा, गुरुकुल या वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य एवं आदर्श। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, स्वस्थ चरित्र का विकास, सभ्यता का विकास, व्यवसायिक का विकास है, ज्ञान एवं अनुभव का विकास है, ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता का विकास। ठीक है, ये सब आपके गुरुकुल एवं वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। विशेषताएं की बात हम यहाँ पर करें तो उपनयन संस्कार। दोस्तों, सबसे पहले बालक का उपनयन संस्कार होता है, पास ले जाना। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि उपनयन संस्कार का अर्थ क्या है, तो आपको लिखना होगा कि उपनयन संस्कार का अर्थ है पास ले जाना। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि उपनयन संस्कार से पहले छात्र
शूद्र कहलाता है। ठीक है, उपनयन संस्कार से पहले छात्र क्या कहलाता है, आपको लिखना होगा कि शूद्र कहलाता है। जैसे यहाँ पे आपका है उपनयन संस्कार की आयु ब्राह्मण। देखिए दोस्तों, पूछेगा आपसे कि ब्राह्मण का उपनयन संस्कार कितने वर्ष में होता है। ठीक है, क्षत्रिय का उपनयन संस्कार कितने वर्ष में होता है, वैश्यों का उपनयन संस्कार कितने वर्ष में होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए आप लोग, जो ब्राह्मण है उनका 8 वर्ष, ठीक है दोस्तों, 8 वर्ष की आयु में। जो क्षत्रिय है उनका 11 वर्ष की आयु में। जो वैश्या है, ठीक है, उनका 12 वर्ष की आयु में। इन सब का उपनयन संस्कार होता है। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। जस्ट यहाँ पे आपका है कि शिक्षा, 1 मिनट, शिक्षा की अवधि 24 वर्ष की आयु तक होती है। शिक्षा की अवधि वैदिक कालीन में शिक्षा की अवधि कितने वर्ष तक होती है, आपको लिखना होगा कि वैदिक कालीन में शिक्षा की अवधि 24 वर्ष तक होती है। चलिए, अब यहाँ हम देखते हैं कि 24 वर्ष तक अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं। 24 वर्ष तक के अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं वसु। और 36 वर्ष तक अध्ययन करने वाले को क्या कहेंगे, आपके हो जाएंगे रुद्र। और 48, ठीक है दोस्तों, 48 वर्ष तक अध्ययन करने वाले आपके क्या कहलाएंगे, आपके हो जाएंगे आदित्य। ठीक, चलिए, ये भी आपको पॉइंट नोट करना होगा। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म वैदिक कालीन शिक्षा की स्थापना की। पूछेगा आपसे कि वैदिक कालीन शिक्षा की स्थापना किसने की, आपको लिखना होगा कि गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म और वैदिक कालीन शिक्षा की स्थापना की। ठीक है, बौद्ध धर्म और वैदिक कालीन शिक्षा की स्थापना किसने की, आपके जाएंगे गौतम बुद्ध जी। अब यहाँ पर आपसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि समनेर के 10 आदेश कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपको 10 आदेश दिख जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। पहला आपका है अहिंसा का पालन, दूसरा शुद्ध आचरण करना, तीसरा सत्य बोलना, चौथा सत आहार करना, और 5वां आपका है मादक पदार्थों से दूर रहना, 6वां आपका है निंदा ना करना। दोस्तों, निंदा का मतलब होता है बुराई ना करना। ठीक है, 7वां आपका है सरल जीवन जीना, और 8वां आपका है दोस्तों नृत्य तमाशे ना देखना। ठीक है, यानी डांस वांस मत देखना। 9वां आपका है बिना दिए गए वस्तु को कभी ना लें। 10वां आपका है कि सोने चांदी हीरे जैसे बहुमूल्य वस्तुओं को कभी भी दान में ना लें। जस्ट यहाँ पे आपका है कि बौद्ध मठ में 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त करने पर उप संपदा संस्कार होता है। पूछेगा आपसे कि उप संपदा संस्कार कब होता है, कितने वर्ष बाद होता है बौद्ध मठ में, तो आपको बोलना होगा कि 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त होने के बाद होता है। समनेर को पक्का भिक्षुक कहा जाता है। पक्का भिक्षुक किसे कहते हैं, आपको जाएंगे सामनेर जी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका मुगल कालीन, मध्यकालीन और शिक्षा के उद्देश्य के बारे में कहा गया है कि मुगल कालीन और मध्यकालीन के शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन थे। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, पहला इस्लाम धर्म का प्रसार और मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार, चरित्र का निर्माण और धार्मिकता का समावेश। ये यहाँ पे आपको 4 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मध्यकालीन शिक्षा की विशेषता बताइए। शिक्षण विधि, गुरु शिक्षा संबंध, परीक्षा प्रणाली और दंड एवं पुरस्कार, स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, छात्रवासों की व्यवस्था आदि, ये सब आपके मध्यकालीन शिक्षा की विशेषता हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मदरसों में छात्र की उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। मकतब प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र थे। और दोस्तों मकतब, ठीक है दोस्तों, मकतब आपके प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र थे। लेकिन मदरसे शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के, मदरसे शब्द की उत्पत्ति किस लैंग्वेज से हुई है, आपसे पूछेगा, आपको बोलना होगा कि यह आपका अरबी भाषा से हुआ था। ठीक है दोस्तों, दरस शब्द से हुआ था। ठीक है, किससे हुआ था, मदरसे की उत्पत्ति दरस शब्द से हुआ था। कोलकाता में 1780 में मदरसा खुला था। कब खुला था, 1780 में खुला था। सबसे पहले कहाँ खुला था, कोलकाता में ही खुला था। आदर्शवाद, दोस्तों आदर्शवाद के प्रवर्तक सुकरात और प्लेटो हैं। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि आदर्शवाद के प्रवर्तक कौन हैं, आपको लिखना होगा कि सुकरात और प्लेटो, ये हमारे आदर्शवाद के
प्रवर्तक बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि आदर्शवाद के प्रकार, इसमें आपको लिखना होगा कि आत्मनिष्ठा आदर्शवाद, नैतिक आदर्शवाद है, ठीक है। यहाँ पे आपका निरपेक्ष आदर्शवाद है, बहुलवाद, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये 5 हो जाएंगे और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा प्राकृतवाद, ठीक है दोस्तों। प्राकृतवाद के जन्मदाता कौन है? यूरोप, ठीक है दोस्तों। प्राकृतवाद का जन्म कहाँ पे हुआ था पूछेगा आपसे। प्राकृतवाद का जन्म हुआ था आपका यूरोप में। कहाँ पे हुआ था? आपका यूरोप में हुआ था। और पूछेगा आपसे कि प्राकृतवाद और शिक्षा विधि, ठीक है। प्राकृतवाद और शिक्षा विधि के बारे में पूछेगा, आपको लिखना होगा कि प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना, करके सीखना, खेल के द्वारा सीखना और स्व अनुभव द्वारा सीखना, यानी स्वयं करके सीखना, ठीक है। ये भी आपके हो जाएंगे। और यहाँ पे आप एक पॉइंट और नोट करिए कि प्रयोजनवादी दार्शनिक विलियम जेम्स हैं, ठीक है दोस्तों। प्रयोजनवादी दार्शनिक, ठीक है। दार्शनिक कौन है? आपके हो जाएंगे विलियम जेम्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रयोजनवाद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोजनवाद कितने प्रकार के हैं? आपको लिखना होगा कि ये आपके 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। मानवीय और नामरूपी, प्रयोगात्मक और प्राणी शास्त्रीय, ठीक है। ये आपके 4 प्रकार के हो जाएंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने है दोस्तों, ठीक है। आपसे कुछ जो आपकी कुछ कवि है, ठीक है, इनसे भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला है स्वामी विवेकानंद जी। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी सन 1863 में। इनका देहांत हुआ था 1902 में। और इनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। मेन टॉपिक आप नोट कर लीजिएगा। जब भी आपका किसी भी कभी किसी भी लेखक का आपके एग्जाम में जीवन पर से पूछेगा तो आप बस केवल मेन पॉइंट ही लिखिएगा और फालतू मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ टैगोर और माता इनकी थी शारदा देवी, ठीक है। इन्होंने भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बनाया था। इनकी मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 में। इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी, तो दोस्तों इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। कब हुआ था? इनका हुआ था 2 अक्टूबर को 1869 में। और इनके पिता राजकोट के दीवान थे। इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को। इन चीज़ों को आपको नोट करना होगा और संक्षिप्त में आपको लिख के आना भी होगा। जीवन दर्शन के 5 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? जीवन दर्शन के 5 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं पूछेगा आपसे। आपको लिखना होगा सत्य, अहिंसा, ठीक है, अपरिग्रह, निर्भरता और सत्याग्रह, ठीक है। ये आपके 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों? ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। शिक्षा के तत्कालिक उद्देश्य और शिक्षा के सर्वोत्तम उद्देश्य। ये आपको यहाँ पर 2 भाग देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 में। इनका देहांत हुआ था 1975 को। और बनारस विश्वविद्यालय में बनारस विश्वविद्यालय की जो उप कुलपति भी थे, ठीक है दोस्तों, और रूस के राजदूत भी बने थे। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपके हैं गीजू भाई तुबधे। जन्म हुआ था 15 नवंबर सन 1885 में। इनका देहांत हुआ था 23 जून 1939 में। गिजू भाई कहते हैं कि बालक को देवता मानो क्योंकि बाल देव भव। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि बाल देव भव यह लाइन किसने कहा था और यह किसका है? तो आपको लिखना होगा कि यह गिजू भाई बधेगा जी का है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्लेटो। प्लेटो की माँ सुलन वंश की थी और इनके गुरु थे सुकरात। ओके दोस्तों, प्लेटो राजघराने के शाही पुत्र थे। अगर बात करें इनके रचनाओं के बारे में तो यहाँ पर इनकी रचनाएं दिख जाएंगी दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चंस आपके कम बनते हैं, ठीक है, लेकिन देखना भी आपको आवश्यक है।
प्रश्नोत्तर विधि किसका दोस्तों? देखिए आप कहेंगे प्लेटो महोदय। और यहाँ आपका है रूसो, जिसके यहाँ पे आपका है रूसो जी का जन्म हुआ था इनका जनेवा में सन 28 जून 1712 में हुआ था। इनका मृत्यु हुआ था फ्रांस में 1778 में, ठीक है। जॉन डेवी, इनका जन्म हुआ था अमेरिका में सन 1859 में, और इनका निधन हुआ था 1952 में, ठीक है दोस्तों। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपके हैं फ्रावेल महोदय। इनका जन्म हुआ था जर्मनी में, एक मिनट, इनका जो जन्म हुआ था जर्मनी में, और कब हुआ था इनका 21 अप्रैल 1782 में, ठीक है। इनके पिता पादरी थे, और सन 1837 में इन्होंने दोस्तों किंडर गार्डन की स्थापना की थी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी। इनका जन्म हुआ था 1870 में, और इनका निधन हुआ था 1952 में, ठीक है, क्या 1952 में। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शिक्षा के प्रभावी कारक आपके कौन कौन से हैं। यानी दोस्तों शिक्षा पर अगर आप एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो तो उसका परिवार, उसका समाज, उसका विद्यालय, उसका राज्य, उसका जनसंचार का साधन दोस्तों सब ठीक है अच्छा होना चाहिए, सब एक नंबर का होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर इन पांचों में से कोई भी चीज़ गड़बड़ हुई तो बच्चे का विकास में कहीं ना कहीं समस्याएं आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे आपका है कि इटली के निवासी जी मार्कोनी ने 19वीं शताब्दी में रेडियो का आविष्कार किया था। पूछेगा आपसे कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? आपको लिखना होगा जी मार्कोनी, ठीक है। कहाँ के थे निवासी? इटली के थे। कब किया था? 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछेगा कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य। अब यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपको 6 पॉइंट मिल जाएगा। इन 6 पॉइंट को आप जरूर नोट, ठीक है, तो करिएगा। इसमें आपको पूछना ही है ज्ञानार्जन का उद्देश्य, बौद्धिक एवं मानसिक उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य, नैतिक एवं क्षेत्रिक विकास का उद्देश्य, ठीक है, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, सामाजिक कुशलता का विकास का उद्देश्य। ये आपको 6 पॉइंट मिल जाएगा। आप इन 6 पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। आइए आगे आपका है कि संविधान की धारा 45 में छात्रों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। किस धारा में छात्रों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जारी किया गया है? पूछेगा आपसे, आपको लिखना होगा संविधान की धारा 45 में, ठीक है। आइए, सन 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन का आरंभ कैलाश सत्यार्थी ने किया था। अब पूछेगा आपसे कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों आपका हो जाएगा 5 प्रकार के, जल, वायु, ध्वनि, जैव और मृदा, ठीक है, यानी भूमि। ये आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शिक्षा के कितने अंग हैं? दोस्तों शिक्षा के कितने अंग हैं आपको ये बताना है। तो शिक्षा के आपके हो जाएंगे 3 अंग। कौन से होंगे? आपकी शिक्षा के यहाँ पर 3 अंग देखने को मिल जाएंगे, शिक्षक, छात्र और समाज। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वैश्वीकरण। ओके दोस्तों, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो युद्ध, आविष्कार, तकनीकी आदि से संबंधित है। जहां पर दोस्तों आपका वैश्वीकरण आएगा, यहाँ पर आपको युद्ध, तकनीकी और आविष्कार का नाम जरूर आएगा। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ओके दोस्तों, आप इसको भी लिख सकते हो इसके बीच में कि आवश्यकता ही विकास की जननी है। जब किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है, उसको पाने के लिए वह अपना हाथ पैर मारता है, दोस्तों कहीं ना कहीं उसे कुछ नया देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप लोग एक बात और सुन लीजिए, आपके लिंग से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके दोस्तों, ये चीज़ें आप बहुत ही आराम से ले सकते हो, उसमें कोई डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी शंका शिकायत आपको नहीं होगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी शंका शिकायत है, आप हमसे बेशक कमेंट बॉक्स या फिर आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।